हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है इतिहास यानी भारत और समकालीन विश्व भाग 2। इस इतिहास से 20 अंक पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला जो चैप्टर है उसमें से 8 अंक आपको मिलेंगे। तो 8 अंक में बहुविकल्पी कम से कम 4 क्वेश्चन होने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की थी? तो बच्चों इसका आंसर बनता है कि जर्मनी की जो आधारशिला है वो नेपोलियन बोनापार्ट ने रखा था। तो ऑप्शन ग जो है यहाँ पे सही है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का जो अग्रदूत थे वह थे रूसो, यानी कि ख जो है ऑप्शन सही है। रूसो जो है फ्रांस की क्रांति के अग्रदूत बने। बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, सामाजिक उपबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो बच्चों एक काफ़ी बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के जो लेखक हैं वो रूसो, यानी ऑप्शन जो है क यहाँ पे सही है। रूसो ने इसको लिखा था। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो बच्चों जो है फ्रांस की क्रांति जो है सन 1789 में उस समय शासन कर रहे थे लुई 16वां। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ख सही है, लुई 16वां। इनके विषय में फैक्ट भी माना जाता है कि अपने जीवन काल में 2 या 3 बार ही नहाए थे लगभग। ऑप्शन 5 है, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की रही थी? ऑप्शन जो है आपके सामने है। तो मध्यम वर्ग ने जब इस फ्रांस की क्रांति में बढ़ चढ़ के भाग लिया तो ये क्रांति सफल हुई। तो मुख्य भूमिका में मध्य वर्ग आए, जिसमें व्यापारी भी थे, किसान भी थे और सभी लोग मिलकर के फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुझे क्वेश्चन नंबर 6 है, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो उन्होंने अधिकार विभाजन का यहाँ पर जो है उन्होंने सुझाव दिया था कि अधिकार विभाजन होना चाहिए। 7वां क्वेश्चन है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिस्मार्क जो है जर्मनी के चांसलर जो है 1862 ईस्वी में बने थे। तो ऑप्शन घ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो स्पिरिट ऑफ लॉ जो है मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। ऑप्शन ग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9वां क्वेश्चन है बच्चों, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो इटली का जो एकीकरण है 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। ऑप्शन क यहाँ पे सही हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति ये काफ़ी बार पूछा गया है कि कब हुई थी या हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन ख यहाँ पे करेक्ट होगा। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो थे मैजनी। ऑप्शन घ इसका सही है। चलिए आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो सबसे पहले जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था वो था फ्रांस से। तो ऑप्शन क यहाँ पे करेक्ट होगा। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इटली का एकीकरण जो है जूसेपे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन क यहाँ पे करेक्ट होगा। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? तो पुनर्जागरण का अभ्युदय जो है इटली में हुआ था। तो यहाँ पर ख ऑप्शन सही है, इटली। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर बच्चों। 15वां क्वेश्चन है कि सन 1848 की फ्रांसीसी क्रांति राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? तो वहाँ पर जो है गणतंत्र की व्यवस्था यानी कि स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन घ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गणतंत्र की स्थापना, गणतंत्र में क्या होता है? जनता का शासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो ऊपर वाले क्वेश्चन से लिया गया क्वेश्चन है और ये 2020 में पूछा गया है। तो 1848 ईस्वी में फ्रांस की गणतंत्र की यानी कि घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर जो है 17 देखते हैं बच्चों। 17वां क्वेश्चन है,
नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन जो बोनापार्ट थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 20 में 23 में। तो ये फ्रांस से इनका जो है संबंध रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट का। ऑप्शन ग यहाँ पे करेक्ट होगा। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई थी? तो वियना जो कांग्रेस हुआ था, उसमें जो है बोर्बो राजवंश की जो है शासकों की पुनर्स्थापना की गई थी। ऑप्शन ग यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो जर्मनी का जो एकीकरण था वो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन घ यहाँ पर करेक्ट होगा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो रक्त और लौह की नीति जो है बिस्मार्क ने अपनाया था। ऑप्शन क सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी रही? तो यहाँ पर जर्मनी है, तो जर्मनी के लिए ऑटो वन बिस्मार्क जो है इसके महत्वपूर्ण एक तरह से हीरो हैं, नायक हैं। तो जर्मनी के एकीकरण जो है ऑटो वन बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो 1815 ईस्वी जो है ये महत्वपूर्ण डेट है, इसमें ही वियना कांग्रेस हुआ था। तो बोनापार्ट की जो पराजय हुई थी सन 1815 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23। ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो इसका ऑप्शन है, ठीक है, जर्मनी। ख ऑप्शन से हो जाएगा। ऑटो वन बिस्मार्क जो है जर्मनी से ताल्लुक़ रखते थे। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? तो बच्चों यहाँ पर विलियम प्रथम होंगे। तो जर्मनी का जो है प्रथम सम्राट जो है विलियम प्रथम को अपनाया गया था। क ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पर। 25वां क्वेश्चन है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? ऑप्शन में है असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र। तो 1789 में असीमित राजतंत्र का जो है वहाँ स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन क जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? तो केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित होने में ग ऑप्शन सही है, जर्मनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बच्चों। 27वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा घ। मेटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को जुकाम सर्दी आदि हो जाते हैं। 28वां क्वेश्चन है, ज्यूसेppe मेस्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? तो ज्यूसेppe मेस्सिनी ने जो एक गुप्त संगठन बनाया था उसका नाम था यंग इटली। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर क सही हो जाएगा, यंग इटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। जर्मन संस्कृति में बॉक्सजिस्ट का आशय क्या था? तो बॉक्सजिस्ट जो है आम जनता को कहा जाता है। तो ऑप्शन ग इसका करेक्ट होगा, आम जनता। ज्यूसेप्पे मेज़्नी का संबंध था, यानी किससे था, किस देश से संबंधित था या किसके एकीकरण से संबंधित था? तो जिसमें जो मेज़्नी थे इनका इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान था। तो ऑप्शन क यहाँ पे करेक्ट होगा। वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि जो है नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के बाद हुआ था। तो 1815 ईस्वी, यानी कि ख ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है? तो निरंकुशवाद का जो तात्पर्य है वो है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है, उसे हम निरंकुश कहते हैं। तो ग ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है कि यहाँ पर राजा और उसके खानदान, उसके रिश्तेदारों का ही शासन होता है। उदारवाद से क्या तात्पर्य है? तो उदारवाद का मतलब होता है व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता देना। तो ग ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सबको जो है समान अधिकार दिया जाए, तो ये उदारवाद की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? तो जर्मनी का प्रथम सम्राट जो है
कैसर विलियम प्रथम को बनाया गया था। एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो ऑप्शन का इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो विलियम प्रथम है, उसका पूरा नाम जो है कैसर विलियम प्रथम है। तो यहाँ पर जो बच्चों जो है मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है तैयार करने में आसानी होगी। इसके आंसर दिए गए हैं, केवल ये आपकी सुविधा के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। धन्यवाद।